नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का चौथा पाठ प्रतिरक्षा और रक्त समूह इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो पाठ है इसके दो भाग हैं। एक भाग तो है प्रतिरक्षा, यानी हम इम्यूनिटी की बात करेंगे, और दूसरा भाग है रक्त समूह। तो सबसे पहले हम प्रतिरक्षा क्या होती है उसकी चर्चा करेंगे। हमारे वातावरण में सूक्ष्म जीव भी उपस्थित हैं। सूक्ष्म जीव से अभिप्राय रोगजनक भी हो सकते हैं, विषैले पदार्थ भी हो सकते हैं, और ये सभी हमारे शरीर में घुसने का प्रयास करते हैं। और जब ये शरीर में घुस जाते हैं तो कई बार हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, और कई बार हम रोगग्रस्त नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में एक ऐसा सुरक्षा तंत्र मौजूद है जो हमें इन रोगजनकों या विष पदार्थों से हमारी रक्षा करता है। तो प्रतिरक्षा का अर्थ होता है रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है प्रतिरक्षा, इसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोलते हैं, और ये इम्यूनिटी एक ग्रीक शब्द इम्यूनस से बना हुआ है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो यहाँ पर इस इम्यूनस शब्द का जो अर्थ आ रहा है कि हमारे शरीर को रोगों से मुक्त कराएगा। किससे मुक्त कराएगा? रोगों से मुक्त कराएगा। तो वो रोगों से मुक्त कराने की स्वतंत्रता के कारण इस प्रतिरक्षा का नाम इम्यूनिटी पड़ा है। हाल में आप देख रहे होंगे कि जो बीमारी है उससे सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे इस बीमारी, कोरोना बीमारी से लोगों में लड़ने की क्षमता आ जाएगी, यानी उनमें इम्यूनिटी का विकास हो जाएगा। तो ये इम्यूनिटी जो शब्द आया है वो फ्रीडम से आया है, स्वतंत्रता से आया है, कि हमें रोगों से जब शरीर मुक्त करा देगा, ऐसा जो तंत्र होता है उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है अध्ययन करना, और प्रतिरक्षा विज्ञान रोगाणुओं के उन्मूलन यानी उनसे मुक्ति दिलाना। उन्मूलन शब्द का यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो मुक्ति के संदर्भ में हुआ है, उसको स्वतंत्र कराना हेतु शरीर में होने वाली क्रियाएं, शरीर में जब रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं या प्रवेश करना चाहते हैं तो उस समय शरीर में कुछ क्रियाएं होती हैं
तथा इनसे संबंधित, इन क्रियाओं से संबंधित जो तंत्र काम करता है, इन क्रियाओं से संबंधित तंत्र का अध्ययन प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। शरीर अपने आप को रोगाणु से मुक्त रखना चाहेगा। उस मुक्त रखने के लिए उसे कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी और उन क्रियाओं से संबंधित जो तंत्र होगा उसका जब अध्ययन किया जाएगा तो उसे प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। और हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती हैं। पहली जो विधि है वो स्वाभाविक या सहज प्रतिरक्षा विधि है और इस विधि को इसे जन्मजात प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें जन्म से प्राप्त होती है। अलावा इसके कई नाम हैं, सामान्य या सहज या प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। कई नाम से इसको पुकारते हैं। एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा विधि है। यह विधि सभी प्रतिजन के विरुद्ध समान रूप से कार्य करती है। सभी प्रतिजन जो भी भारी तत्व है या रोगजनक है, उन सभी रोगजनक के लिए इसकी जो विधि होगी, कार्य करने का तरीका होगा, वो एक समान होगा। ये कोई विशिष्ट रोगाणु या रोगजनक के लिए विशिष्ट तरीका इस्तेमाल नहीं करती है। ये सभी प्रतिजन के लिए समान रूप से एक ही कार्य करती है। प्रतिरक्षा रोगजनक या विष पदार्थ को हमारे शरीर में इस करने विभिन्न स्तर पर प्रतिरोध उत्पन्न करती है। जब कोई रोगजनक या विष पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो विभिन्न स्तरों पर ये प्रतिरोध उत्पन्न करती है, उसको अंदर जाने से रोकने का कार्य करती है। ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है। पहला गुण है, यह प्रतिरक्षा
जन्मजात होती है। अर्थात ये हमारे को जन्म से ही आती है, इसका बाद में उम्र रहती है। दूसरी अविशिष्ट, प्रतिरक्षा है। अविशिष्ट का मतलब ये सभी प्रतिजनों यानी कि सभी रोगजनकों पर एक ही तरह से कार्य करती है। ये कोई विशेष प्रतिजन के लिए विशिष्ट तरीके से कोई कार्य नहीं करती है, ये सभी प्रतिजन पर एक ही तरह से कार्य करती है। तीसरा, विशिष्ट को इस तरह से समझ लो कि जैसे मान लो मुझे पोलियो की वैक्सीन दी गई है, तो पोलियो की जो वैक्सीन है वो मुझे पोलियो से बचाव करेगी, अन्य रोगों से बचाव नहीं करेगी। तो ये इस कार्य नहीं करती है। ये सभी रोगजनक, चाहे वो पोलियो का हो, मलेरिया का हो या और कोई रोगजनक हो, उस सभी रोगजनकों पर एक ही तरह से कार्य करती है। उसका कार्य जो बताया हुआ है, रोकना है, अवरोध करना है, सभी को अवरोध करना है। उस पर कोई विशिष्ट तरीके से रोकने का कार्य उसका नहीं है। तीसरा है, यह अवरोधों की प्रथम पंक्ति है। यानी जब भी कोई रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो ये जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है वो उन रोगजनकों को रोकने के लिए सबसे पहले आगे आएंगी और उसको रोकने का प्रयास करेंगी। चौथा, यह एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा है। यानी ये हमारे को शरीर के साथ, जन्म के साथ मिली हुई है, प्रकृति ने दी है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो ये हमारी एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा है। जैसा मैंने बताया कि ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में विभिन्न स्तरों पे रोगजनकों या विष पदार्थों को रोकने का कार्य करती है कि निम्न कारक सहायक होते हैं। इसका अर्थ है कि जो मैं अब नीचे पॉइंट्स बता रहा हूँ वो कारक इस प्रतिरक्षा की सहायता करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है भौतिक अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रोकना। भौतिक अवरोध, उसको शरीर से बाहर ही रोकना, ये भौतिक अवरोध हो गया। कि इस स्वभाव को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में जो घर की दीवारें होती हैं वो उन दीवारों से कोई भी चीज़ अंदर नहीं घुस सकती है। यानी कोई भी जो घटना बाहर हो रही है वो दीवारों को पार करके अंदर नहीं आ सकती है। तो इसी प्रकार जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है उसमें जो पैथोजन है, पैथोजन का मतलब रोगजनक हैं, उन रोगजनकों को शरीर से बाहर रोकने का प्रयास करते हैं। तो रोगजनकों या विष पदार्थों को शरीर से बाहर रोकना या रोकने के लिए
शरीर में त्वचा होती है। ये त्वचा का कार्य जो है वो एक तरह से अवरोध का कार्य है। कोई भी रोगजनक हमारी त्वचा को पार करके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। आपने सुना होगा कि वर्तमान में जो बीमारी चल रही है कोरोना, वो कोरोना या तो मुंह के रास्ते से या नाक के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर सकता है, त्वचा के रास्ते से वो प्रवेश नहीं कर सकता है। तो त्वचा क्या है, एक तरह से उसे अवरोध का कार्य कर रही है। इसी प्रकार जो नासिका व अन्य अंगों में श्लेष्मा झिल्ली होती है, वो श्लेष्मा भी एक चिपचिपा पदार्थ, श्लेष्मा, वो भी इन रोगजनकों को या विषैले पदार्थों को, धूल कणों को अपने में चिपका लेता है। नासा में भी, नासिका यानी नाक में और अन्य भागों में इस प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है जो रोगजनक या विष पदार्थों को या धूल के कणों को वो अपने में चिपका लेता है और शरीर में अंदर जाने से रोकता है। तो ये भी एक प्रकार का भौतिक अवरोध है। इसी प्रकार इन्हीं नासिका और अन्य अंगों में पक्षमाव व कशाब, ये शब्द रोम के लिए आए हैं। नासिका में छोटे छोटे बाल होते हैं, ये छोटे बालों के लिए और ये लंबे बालों के लिए, लंबे रोम के लिए। तो ये भी इस प्रकार के पक्षमाव और कशाब नासिका में व अन्य अंगों में पाए जाते हैं, जो भी ये भी इन रोगजनकों या विष पदार्थों को शरीर से बाहर ही रोकने का कार्य करते हैं। तो ये सब जो है हमारे भौतिक अवरोध के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है रासायनिक अवरोध। जैसे आमाशय में पाए जाने वाला HCl अम्ल योनि में पाए जाने वाला लैक्टिक अम्ल मुख में उपस्थित लार व आँखों में उपस्थित अश्रु, आंसू रोगजनकों रोकते हैं। आमाशय में हमने जब पढ़ा था कि HCl अम्ल होता है। यदि किसी प्रकार से भोजन में, यदि हम भोजन को गंदे हाथों से खा लें और कोई सूक्ष्म जीव यानी रोगजनक उस भोजन के साथ चला जाए, तो आमाशय का अम्ल इन रोगजनकों को नष्ट कर देगा। इसी प्रकार योनि में पाए जाने वाला लैक्टिक अम्ल भी इस प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं उनको रोकने का प्रयास करता है। मुख में उपस्थित लार, इस अश्रु, इन दोनों में एक पदार्थ पाया जाता है लाइसोजाइम।
ये लाइसोजाइम जो मुख या आँख इसकी सफाई का कार्य करते हैं। कैसे कि अगर मुख के अंदर कोई रोगजनक या आँखों में कोई रोगजनक आ गया तो ये लाइसोसोम उस रोगजनक को मार दी। जिस तरह से एसियल अम्ल आमाशय में रोगजनकों को मारने का काम करता है, उसी तरह से लाइसोसोम लार यानी मुख के अंदर और अश्रु आँखों के अंदर इन रोगजनकों को रोकने का कार्य करते हैं। के अंदर कोशिका अवरोध, ये जो रोगजनक है या विष पदार्थ है, ये ऊपर बताए हुए 2 अवरोधों को पार करके शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो अवरोध पड़े हैं, वो प्रथम अवरोधों की प्रथम पंक्ति कहलाती है, ये अवरोधों की द्वितीय पंक्ति है। जब अवरोध पहले वाले जो 2 अवरोध है उनको पार कर जाते हैं तो और हमारे शरीर में चले जाते हैं, यानी हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर जो कुछ भक्षाणु कोशिकाएं हैं, भक्षाणु का मतलब है जो भक्षण करने में, जो इन छोटे छोटे या अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करने में सक्षम कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है, जो WBC में पाई जाती हैं। जैसे महाभक्षक, मोनोफेज, ये जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं या मृत कोशिकाएं हैं उनको खाने का प्रयास करती जाती हैं, उनको खा लेती हैं। इसी तरह से मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये भी कुछ WBC की कोशिकाएं हैं जो भक्षण का कार्य में सक्षम होती हैं। आदि कोशिकाएं भक्षण कर रोगजनक को नष्ट कर देती हैं। इसी तरह से साइटोटॉक्सिक प्राकृतिक भी होती हैं। ये कोशिकाएं, जो कोशिका इन रोगजनकों से प्रभावित हो जाती है, जो कोशिका रोगग्रस्त हो जाती है, उन कोशिकाओं को खत्म कर देती है। तो हमारे शरीर में कुछ कोशिका अवरोध भी होते हैं जो भक्षाणु क्रिया में सक्षम होते हैं, यानी वो भक्षण कर जाते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। ज्वर और सूजन। अब मान लो कि ऊपर बताए गए 3 अवरोधों को कोई रोगजनक पार कर जाता है, तो हमारा शरीर अब क्या करेगा? इन
दो प्रकार के अवरोधों को काम में लेगा। वो जो रोगजनक शरीर में प्रवेश कर चुका है, अब उसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, तो उसकी वृद्धि को रोकने का प्रयास किया जाता है, उसको फैलने से रोकने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ज्वर के अंदर क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और शरीर का तापमान बढ़ जाने से क्या होगा कि जो रोगजनक है की वृद्धि को या तो रोका जाएगा या उसकी वृद्धि को कम कर दिया जाएगा, ताकि शरीर को फिर से पुनः ठीक होने का समय मिल सके। तो ये ज्वर की प्रक्रिया होती है। इसी तरह से सूजन, जब रोगजनक हमारे शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर जाता है और मान लो उस भाग में सूजन आ जाती है, यानी वहाँ की कुछ कोशिकाएं सूज जाती हैं, तो वो ये जो सूजी हुई कोशिकाएं हैं, अन्य कोशिकाओं को चेतावनी देती हैं कि शरीर में रोगजनक प्रवेश कर चुका है। एक तो ये हो गया पहला, और दूसरा वो जो भक्षाणु कोशिकाएं हैं, भक्षाणु में सक्षम कोशिकाओं को इनको नष्ट करने की सूचना देती है। तो ये हमारा चौथा है, ज्वर और सूजन। तो ये 4 अवरोध हमने देखे हैं जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों,